Assalamualaikum. Today my topic of discussion is pancreas structure and function, islets of Langerhans, types of cells of islets of Langerhans, insulin structure, its storage, synthesis and release. एक्चुअली एक दो लोगों ने पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डायबिटीज़ पे लेक्चर्स भी स्टार्ट करें. दैट्स वाई आई थॉट कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को साइड बाय साइड लेके चलेंगे. तो डायबिटीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि हम पैंक्रियाज और इंसुलिन जो है उस पर बात कर लें. दैन अगर फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड हो जाएगी दैन इट विल बी ईजी फॉर टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी एंड द टारगेट्स ऑफ ड्रग्स. So let's start with the pancreas structure and function. Actually जो structure है pancreas का वो consist of the tail, body and head. You can see in this diagram के head of the pancreas is this जो duodenum के बिल्कुल साथ attached है, और इसके अलावा body and then tail, और एक mid में उसकी duct है, that is pancreatic duct. pancreas की two types of secretions होती हैं. One is exocrine secretion and other is endocrine secretion. और जो basically exocrine secretion है वो इस duct की वजह से है. इस डक्ट के थ्रू जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस के अंदर आती हैं. अब जो पैंक्रियाज है वो लिंक कर रहा है लीवर के साथ भी और जो ड्यूडिनम है उसके साथ भी. हम अगर लीवर की बात करें तो यू कैन सी कि जो ग्रीन कलर में इंडिकेट हो रहा है, एक हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड कंबाइंस टू फॉर्म हमारे पास जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट. और हमारे पास जो हेपेटिक डक्ट बनती है और साथ हमारे पास जो गाल ब्लडर है उससे जो है वो इमर्ज हो रही है सिस्टिक डक्ट. Cystic duct and hepatic duct then combine and form common bile duct. अब हमारे पास जो pancreatic duct है और जो common bile duct है then join at a point that is called ampulla of Vater. ampulla of Vater जो है वो basically involve होते हैं secretions में. हमारे pancreas different types of secretions involve करता है, like जो carbohydrates, fats और amino acids के digestion के लिए, और वो secretions जो हैं वो duodenum में enter होती हैं. जो ये secretions हैं ये exocrine secretions हैं because through duct है, और उसके अलावा जो पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी करता है, और जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस है वो थ्रू आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस करता है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियाज का ऑलमोस्ट 1% मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के जो सेल्स हैं उनके जो सिक्रीशंस हैं वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं. So now we will talk about the islets of Langerhans and its cell types. Actually, you can see in this diagram islets of Langerhans. Islets of Langerhans constitute different types of cells. कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अब इसमें कलर के थ्रू इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है. यू कैन सी जो हमारे पास डार्क येलो कलर है वो बीटा सेल्स हैं, और हमारे पास जो पिंक कलर है वो अल्फा सेल्स हैं, और जो बिल्कुल लाइट से येलो कलर है वो डेल्टा सेल्स हैं, और दरमियान में कैपिलरीज हैं जो ब्लड लेके आती हैं. अब जो अल्फा सेल्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन, beta cells are responsible for the release of insulin, and delta cells are responsible for the release of somatostatin, and in addition to these cells F cells are also present. लेकिन यहाँ पर शो नहीं हुए F cells are responsible for the secretion of polypeptide. because of less significance हम F cells पे बात नहीं करते. और डेल्टा सेल्स भी जो है वो minute अमाउंट में प्रेजेंट है. यू कैन सी कि जो लाइट येलो कलर के डेल्टा सेल्स हैं बहुत कम अमाउंट में है. अल्फा सेल्स भी एज कम्पेयर टू बीटा सेल्स उनके अमाउंट कम है. सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो बीटा सेल्स की है. अब इट डिपेंड्स अपॉन द हमारी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग सेल्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब जो कैपिलरीज हैं जो शो कर रही हैं, लाइक जो सबसे पहले ब्लड आता है वो बीटा सेल्स की तरफ आता है. अब ब्लड के अंदर जो अगर एक हमने खाना खाया, लाइक जो फूड है वो आफ्टर फूड ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में. जब ब्लड बीटा सेल्स की तरफ मूव करता है तो ग्लूकोज के अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बीटा सेल्स उसको सेंस करते हैं और अल्टीमेटली इंसुलिन रिलीज करते हैं. और जब इंसुलिन रिलीज होती है और वही ब्लड मूव करता हुआ जब अल्फा सेल्स की तरफ जाता है तो वो अल्फा सेल्स ये सेंस करते हैं कि ब्लड के अंदर इंसुलिन के अमाउंट प्रेजेंट है. इंसुलिन रिलीज किया बीटा सेल्स ने, बिकॉज इंसुलिन रिलीज जो एक ट्रिगर है कि इंसुलिन की रिलीज ज़्यादा है, तो इट्स अ ट्रिगर दैट कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट ज़्यादा है. दैट्स वाई इंसुलिन इज रिलीज. दैट अल्फा सेल्स जब सेंस करते हैं कि इंसुलिन के अमाउंट प्रेजेंट है ब्लड में तो अल्फा सेल्स की सप्रेशन हो जाती है. अल्फा सेल्स जो ग्लूकागोन को रिलीज कर रहे थे उसका रिलीज कम हो जाता है. वो ग्लूकागोन की सप्रेशन भी इस तरह होती है और इंसुलिन का रिलीज भी. सबसे पहले ब्लड एंटर होता है टुवर्ड्स द बीटा सेल्स एंड देन मूव करता हुआ अल्फा सेल्स की तरफ जाता है. और अल्फा सेल्स जब ये देखते हैं कि इंसुलिन का रिलीज हुआ है ब्लड में तो उनके जो ग्लूकागोन की सिक्रीशन है वो भी सप्रेस हो जाती है. इस तरह जो एक बैलेंस है वो बॉडी के अंदर रहता है और ब्लड शुगर मेंटेन रहता है. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की तो मैंने यहाँ पे
तीन चार जो स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे वो बेसिक जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जब हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन पढ़नी है तो फिर डिफरेंस जो है क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी प्री प्रो इंसुलिन है, कौन सी प्रो इंसुलिन है और इस तरह से सी पेप्टाइड क्या। अगर आप देखें इस इंसुलिन स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड लिखा हुआ है। जो फर्स्ट सेगमेंट बनता है ना इंसुलिन का, जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर होती है, जो एक चेन बनती है वो एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड ही बनती है। उसके बाद हमारे पास बीटा चेन है, ए चेन जिसे हम अल्फा चेन भी कहते हैं और बी चेन हम लोग बीटा चेन को कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सी पेप्टाइड और वो सी शेप ही है सी पेप्टाइड की, दैट्स वाई उस पेप्टाइड को हम सी पेप्टाइड का नाम देते हैं। और जब इंसुलिन के स्ट्रक्चर में एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है, बीटा चेन है, अल्फा चेन है एंड सी पेप्टाइड है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर होती है हमारे पास वो प्री प्रो इंसुलिन होती है जिसके अंदर एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड भी होता है, बीटा चेन भी होती है, अल्फा चेन भी होती है और सी पेप्टाइड भी होता है। अब हमारे पास जो प्री प्रो इंसुलिन होती है बेसिकली ये स्टार्टिंग में सिंथेसाइज होती है। सिंथेसिस जब होती है प्री प्रो इंसुलिन की उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मूव कर जाती है बीटा सेल्स के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये मूव करती है तो वहाँ पे क्या होता है, इस ब्रिजेस बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। अब वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने से पहले जो एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है उसकी एक्सीशन हो सकती है, एक्सीशन हो जाती है। एंडोपेप्टाइड डेजिस प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या करते हैं एक्साइज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड को उस प्री प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर से। जब एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाता है तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसे हम प्री प्रो इंसुलिन का नाम देते हैं। प्री जो है यानी कि जो स्टार्टिंग वाला एक पोर्शन था वो रिमूव हो गया और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्रो इंसुलिन है। अब जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास इंट्रासेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। अब हम लोग बात करें तो दो सेल्स के दरमियान जो है वो उसे इंटरसेलुलर हम लोग कहेंगे, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा चेन और बीटा चेन के दरमियान बन रहे हैं तो उसे इंटरसेलुलर कहेंगे। और जो एक हमारे पास अल्फा चेन है उसके अंदर भी एक बॉन्ड बना है तो उसको जो है हम लोग इंट्रासेलुलर कहेंगे कि वो सेल के अंदर बना है। अब इस तरह से जो हमारे पास है डिफरेंट डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स हैं वो बन गए और उसे हम लोगों ने प्रो इंसुलिन का नाम दे दिया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन गए और जो हमारे पास स्टार्टिंग एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है वो रिमूव हो गया। अब वो जो प्रो इंसुलिन है देन मूव करता है गोल्जी अपरेटस में बीटा सेल्स के, और जो गोल्जी अपरेटस है वहाँ पे जाके वो डिफरेंट सिक्रीटरी वेसिकल्स में भी स्टोर होता है। ऑलरेडी जो हमारे पास प्रो इंसुलिन थी जो बनी हुई थी अब वो ब्रेक करती है, वहाँ पे भी एंडोपेप्टाइडेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब वो रिमूव कर देते हैं जो प्रो इंसुलिन के अंदर से सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं, सी पेप्टाइड को सेपरेट कर देते हैं और जो हमारे पास बाकी पोर्शन बनता है अल्फा और बीटा चेन का वो हमारे पास मेच्योर इंसुलिन होती है। अब वो जो मेच्योर इंसुलिन है और जो सी पेप्टाइड है ये स्क्रीटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और फिर डिफरेंट जो है स्टिमुलस के थ्रू जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है और ऑलमोस्ट इक्वी मोलर अमाउंट में, जितनी अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होती है उतनी ही अमाउंट में सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है, क्योंकि जब दोनों एक ही अमाउंट में बनते हैं ब्रेक होते हैं तो जितने सी पेप्टाइड बनते हैं उतने ही इंसुलिन के यूनिट्स बनते हैं, इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन को इसलिए एलैबोरेट किया ताकि जब हम आगे स्टोरेज और सिंथेसिस की बात करें वो अंडरस्टैंड हो जाए। If we talk about the synthesis and storage of insulin, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बीटा सेल है, एक बीटा सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस बीटा सेल के अंदर यू कैन सी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और जो हमारे पास 11th क्रोमोसोम है ह्यूमंस का उसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट होती है जिसने इंसुलिन की सिंथेसिस का सिग्नल देना होता है। अब वो जो जीन है डिफरेंट, हमें पता है कि फर्स्ट डीएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स को इन्वॉल्व करता है अपने साथ, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, पेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और ये जो सारा प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रांसलेशन होती है तो फर्स्ट जो हमारे पास चेन बनती है वो एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड होती है। एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड बनी देन फर्दर मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स इन्वॉल्व हुए और देन उन्होंने बाकी डिफरेंट जो है वो चेन्स अल्फा चेन, बीटा चेन, सी पेप्टाइड बनाया और फिर इस तरह से जो है वो बन के देन एंटर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर हुआ यू कैन सी यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्री प्रो इंसुलिन की सिंथेसिस हुई है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हमारे पास उसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, मैसेंजर आरएनए जब उसके अंदर एंटर होता है तो डिफरेंट जो है राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए मिलकर अल्टीमेटली जो है वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसिस किसकी हुई है? प्री प्रो इंसुलिन की। उस प्री प्रो इंसुलिन के अंदर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है उसके अंदर हमारे पास एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, सी पेप्टाइड है और फिर इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो प्री प्रो इंसुलिन है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर
हमारे पास एंडोपेप्टाइड डेजिज होते हैं, और एंडोपेप्टाइड डेजिज ने क्या किया, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक्सिशन ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड की जो है वो एक्सिशन करा दिया उन्होंने, और ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ये सेकंड स्टेप की मैं बात कर रही हूँ, एक्सिशन ऑफ सिग्नल पेप्टाइड हुई है, और सिग्नल पेप्टाइड जब वो रिमूव हो गया, एक्साइज कर दिया एंडोपेप्टाइड डेजिज ने उसको, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी अल्फा चेन और बीटा चेन के दरमियान, और अल्फा चेन के अंदर इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएंगे। और देन जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है, अब क्योंकि वो एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इंसुलिन का, वो प्री प्रो इंसुलिन से अब कन्वर्ट हो गया प्रो इंसुलिन में। अब वो प्रो इंसुलिन क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी टू द गोल्जी अपरेटस। अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रो इंसुलिन टू गोल्जी, अब वो क्या डिफरेंट वेजिकल्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसफर वेजिकल्स की कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस की तरफ, गोल्जी अपरेटस में जाएगी, और गोल्जी अपरेटस के अंदर वो जो प्रो इंसुलिन है उसकी इंसुलिन के अंदर कन्वर्जन होगी और पैकेजिंग होगी। अब प्रो इंसुलिन की इंसुलिन में कैसे कन्वर्जन होगी, बाय रिमूविंग सी पेप्टाइड। अब वहाँ पे भी एंडोपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, वो सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं प्रो इंसुलिन से, और फिर इस तरह इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन और सी पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उस इंसुलिन की पैकेजिंग होती है। जितनी इंसुलिन अमाउंट जो है वो रिलीज होती है, इस तरह उतना ही सी पेप्टाइड रिलीज होता है, क्योंकि इंसुलिन और सी पेप्टाइड उनके जब एक्सीजन होती है तो जितने सी पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उतने ही इंसुलिन के बनते हैं। फिर उस इंसुलिन की पैकेजिंग होती है, इंसुलिन स्टोर हो जाती है, और फिर अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस जो है वो इंसुलिन रिलीज होती है उस बीटा सेल से। बीटा सेल से इस तरह बीटा सेल के अंदर जो है वो इंसुलिन की सिंथेसिस होती है, स्टोरेज होती है। बेसिकली हम लोग जो ये नीचे से अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट स्टेप के अंदर मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन हुई, प्री प्रो इंसुलिन के जो जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, सेकंड के अंदर प्री प्रो इंसुलिन की सिंथेसिस हुई, और सिग्नल पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो गया बाय एंडोपेप्टाइड डेजिज और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। थर्ड स्टेप के अंदर प्रो इंसुलिन गोल्जी अपरेटस की तरफ गया, और फिर प्रो इंसुलिन की इंसुलिन में कन्वर्जन हुई और उस इंसुलिन की पैकेजिंग हुई। देन इंसुलिन की स्टोरेज होगी डिफरेंट वेसिकल्स के अंदर, एंड देन इंसुलिन रिलीज होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी इंसुलिन की, जब जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन है, वो फ्यूज करेंगे मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन वो डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं जो उसको मेम्ब्रेन फ्यूज करती है वो वेसिकल्स, और वो इंसुलिन रिलीज होती है, तो उसके डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, और वो इंसुलिन का रिलीज का मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये जो एक बीटा सेल लिया गया है, उस बीटा सेल पे जो है डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट जो है पम्प्स प्रेजेंट है, चैनल्स प्रेजेंट है। अब इंसुलिन रिलीज कैसे होती है, जब ब्लड मूव करता है टुवर्ड्स द बीटा सेल, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट ज़्यादा है, देन क्या होता है कि जो हमारे पास बीटा सेल है इसके ऊपर यू कैन सी कि GLUT2 लिखा हुआ है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारे डिफरेंट सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ बीटा सेल्स पर प्रेजेंट है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2 है। ग्लूकोज इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव करता है और बीटा सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। जब ग्लूकोज मूव करके बीटा सेल के अंदर एंटर होता है थ्रू GLUT2 ट्रांसपोर्टर, then एक एंजाइम प्रेजेंट है ग्लूकोकाइनेज। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफरेंट स्टेप्स के अंडर को जाता है, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंडर को जाता है। अल्टीमेटली जो स्टेप है वो क्या है कि एटीपी की कन्वर्जन करते हैं ये एटीपी में। अल्टीमेटली एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और जो हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। नॉर्मली जब ग्लूकोज एंटर नहीं हुआ था बीटा सेल में, तो एडीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम थी। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने क्या किया हुआ था, ये जो पोटेशियम एटीपी चैनल है, ये पोटेशियम एटीपी सेंसिटिव चैनल है, ये तब क्लोज होता है जब यहाँ पे जाके एटीपी बाइंड करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंड करती है, तब ये जाके क्लोज होता है। लेकिन एटीपी की एब्सेंस में या एटीपी जब लेस है तो एडीपी क्या करती है, जाके इस पोटेशियम चैनल के साथ बाइंड कर लेती है, और जब एडीपी बाइंड करती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो पोटेशियम चैनल क्लोज नहीं होता, वो ओपन ही रहता है। जब तक पोटेशियम चैनल ओपन रहता है तो इंट्रासेलुलर जो पोटेशियम है वो मूव करके बाहर की तरफ जाता है, और अंदर जो पोटेशियम है वो कम हो जाता है। जब पोटेशियम अंदर कम हो जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम हो गया, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करके बाहर जा रहा है, अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो गया, हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है,
नेगेटिव हो जाती है मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ चली जाती है, ऑलमोस्ट -70 मिलीवोल्ट तक चली जाती है। अब जब ग्लूकोज अंदर एंटर हुआ है, अल्टीमेटली एडीपी जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है तो वो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है वो एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उससे ही सेंसिटिव है, जब वो उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा तो वो चैनल क्लोज हो जाएगा। एटीपी जाके उस पोटेशियम चैनल के साथ बाइंड करेगा तो वो पोटेशियम चैनल हो जाएगा क्लोज। जब पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो वो जो पोटेशियम आयंस है वो अंदर से बाहर मूव नहीं कर सकेंगे। जब potassium ions were unable to move outside the cell, then the concentration of potassium ions become very high inside the cell. पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और यू कैन सी कि यहाँ पे पोटेशियम बड़ा किया हुआ है कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया सेल के अंदर। जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, पॉजिटिव आयंस अंदर ज़्यादा हो गया। जब पॉजिटिव की तरफ जाती है मेम्ब्रेन तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कन्वर्ट हो जाती है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। और जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ कन्वर्ट होती है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स के एक्टिवेशन का और वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग का। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक येलो कलर के अंदर एक चैनल है उसके नीचे लिखा हुआ है वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल, उस चैनल को ओपन कर देगा और वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल जब ओपन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन मूव करेगा इनसाइड द सेल और अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा। जब अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स और सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स जिनके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है उनको सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करवाने के लिए वो हेल्पफुल है। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स इंसुलिन के प्रेजेंट हैं जिनके अंदर इंसुलिन स्टोर है, जो स्टोर्ड वेसिकल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो मेच्योर इंसुलिन और सी पेप्टाइड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी उस सिक्रीटरी वेसिकल्स को जो सेल मेम्ब्रेन है उनके साथ बाइंड करवाएगी, उनकी फ्यूजन करवाएगी। जब उनके साथ बाइंड होंगे अल्टीमेटली क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, जो मेच्योर इंसुलिन और सी पेप्टाइड है वो रिलीज हो जाएंगी। रेडिली रिलीज ग्रेन्यूल्स जो वो है वो क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज कर देंगे ब्लड में और फिर इस तरह इंसुलिन जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। This is the whole mechanism of the release of insulin. Glucose enter हुआ through glucose transporter, glucokinase enzyme के through glucose 6-phosphate में convert हुआ, different mechanisms के अंडर हो गया और ultimately ADP को ATP में convert किया। ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है, ATP जाके बाइंड किया, पोटेशियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम अंदर से बाहर नहीं जा रहा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हुई क्या हुआ, डिपोलराइजेशन होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया है। एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल ने वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट किया, उन वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स के एक्टिवेशन से कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हुई, कैल्शियम अंदर मूव किया एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर एंड कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ जो वेसिकल्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स है जिनके अंदर इंसुलिन स्टोर्ड है, उन स्टोर्ड वेसिकल्स की फ्यूजन करवाई विद द सेल मेम्ब्रेन। अल्टीमेटली उनकी एक्सोसाइटोसिस हुई और मेच्योर इंसुलिन और सी पेप्टाइड ब्लड में रिलीज हुए। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन। दैट्स वाई जो ग्लूकोज है वो एक स्टिमुलस है इंसुलिन के रिलीज का। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, ब्लड के थ्रू जब वो मूव करते हैं तो वो ग्लूकोज अंदर जाके ये सारे प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन रिलीज करवाता है। एंड यू कैन सी इसके अंदर लिखा हुआ है रिलीज ऑफ इंसुलिन के अंदर इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड आर सिक्रेटेड इन इक्विमोलर अमाउंट्स। इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल अमाउंट्स में रिलीज होते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड और पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रो इंसुलिन इज रिलीज्ड एज वेल। अगर कोई ऐसी अमाउंट प्रो इंसुलिन की रहेगी जो इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई या जिसके अंदर जो हमारे पास एंडोपेप्टाइडेजेस हैं उन्होंने प्रो इंसुलिन को कुछ ऐसी है जिसके अंदर से सी पेप्टाइड रिमूव करके उसको मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो कुछ प्रो इंसुलिन की अमाउंट भी वैसे ही स्टोर्ड होगी तो वो भी एज सच रिलीज हो जाएगी। ऑल्सो प्रो इंसुलिन में हैव सम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन। देखा गया कि प्रो इंसुलिन का भी शायद कोई माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन है। और सी पेप्टाइड हैज नो नॉन फिजियोलॉजिक फंक्शन। अभी तक सी पेप्टाइड का कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन का नहीं पता चला। एंड न्यूज जो बीटा सेल के अंदर हैं जिन्होंने इंसुलिन स्टोर की हुई थी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स ऑफ जिंक एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन। बीटा सेल के अंदर जो स्टोर्ड वेसिकल्स है उनके अंदर जो जिंक है उसने अपने साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन को कंबाइन किया हुआ था और एक हेक्सामर की फॉर्मेशन में लाइक 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं डायमर एंड मोनोमर में, और जो एक्टिव फॉर्म है इंसुलिन की वो मोनोमर है, वो अल्टीमेटली उसमें कन्वर्ट होकर देन अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। दिस इज अबाउट द होल मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, उसकी सिंथेसिस कैसे हुई, स्टोरेज कैसे हुई, रिलीज कैसे हुई, पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है बेसिकली।
और ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि बेसिकली जो फिजियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फिजियोलॉजी का पता नहीं होगा, अगर मैं आपको किसी ड्रग का बताऊंगी कि ये ड्रग जाके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल पे एक्ट कर रही है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो चैनल असल में उसका फंक्शन है क्या, बेसिक उसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करना और जो ड्रग्स है उसके टारगेट्स अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता। That's why I discussed this topic. और in the next lecture inshallah I will discuss about the functions of insulin, insulin का resistance mechanism, कैसे insulin की resistance create होती है, और diabetes. Thank you so much.